जय हिंद। मार्केट स्टेबल हुआ, वापस से निफ्टी थोड़ा सा ऊपर आया, बट इस बीच में ना बैक टू बैक आ गए आईपीओस। 1 2 3 4 5 6 बैक टू बैक आईपीओस आ रहे हैं। एसएमई आईपीओस तो मतलब ऐसा लग रहा है भरमार आ रही है, लॉट में आ रहे हैं, इधर से टपके ही जा रहा है। अब इस बीच में एक मेन बोर्ड आईपीओ भी आया है एसआरएम का। अब देखना है कि लगाना है नहीं लगाना, क्योंकि हर आईपीओ नहीं लगाना, जैसे कि बोलते हैं बुलाती है मगर जाने का नहीं। Hi everyone, my name is Vibhor Vashne. I am a SEBI registered research analyst. अब आया है एसआरएम का आईपीओ, तो देखेंगे लगाना है नहीं लगाना, और लगाना है तो क्या मल्टीपल लॉट लगाने हैं, एक आधा लॉट लगाना है, ठंडा ठंडा जाएगा या वापस से भरमार आएगी, ओवर सब्सक्रिप्शन 150 गुना होगा और लिस्टिंग गेन कितना होगा हर बार की तरह वो बताऊंगा। बट नॉलेज पर्पस के लिए ना पता है क्या होगा, मैं यहाँ जाऊँ हर बार की तरह लिख दूँ ये ओवर सब्सक्रिप्शन नंबर 2, ये यहाँ पर लिस्टिंग गेन है और ये लगाना है नहीं लगाना है बोल दो, 2 मिनट की वीडियो बनेगी। बट आप खुद अपने मन से सोचो कि आपको नॉलेज मिली नहीं मिली, वीकेंड है थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, डीप डाइव करते हैं अपने एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, यहां पर जो मैंने बोला था फेड का इंपैक्ट आएगा, यहां पर इन्होंने बोला कि भैया हम 2024 में 3 रेट कट देंगे और डॉट टू डॉट वही इंपैक्ट आया निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पे। एक यहां पर हम लोगों ने टोटल मार्केट इंडेक्स पे वीडियो बनाया था, अंडर वैल्यूड मेटल स्टॉक्स है, ये सारे वीडियोस वगैरह दे लेना, ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी है। अब मेन बोर्ड आईपीओ की बात करी जाए तो यहां पर आते हैं। अब आया है एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स का आईपीओ, जिसका एनालिसिस करने वाले हैं क्रिस्टल, हमारे एनालिसिस डॉट टू डॉट बैठे। यहां पर मैंने क्रिस्टल के लिए क्या बोला था, ये देखो क्रिस्टल के लिए मैंने यहां पर पूरे एनालिसिस वगैरह प्रोवाइड भी करे, तो मैंने यहां पर क्या बोला था, कैन एक्सपेक्ट अराउंड 7 से 10% लिस्टिंग गेन, 7 से 10% लिस्टिंग गेन। और यहां पर भी मैंने नॉलेज के पर्पस से पूरा समझाया पॉइंट में। सो लुकिंग टू अवॉइड दिस आईपीओ कि भैया 7 से 10% के आसपास लिस्टिंग गेन होंगे और मैं उस हिसाब से नहीं लगा रहा हूं। एंड हैव अ लुक एट दिस, कितना हुआ 6.79, डॉट टू डॉट उसी रेंज में बैठा, क्योंकि पता क्या है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, इसलिए मैंने मना करा। कुछ लोग सोच रहे होंगे 7% तो मिले, बट आप सोचो 7% का आप लगा कितना रहे हो, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं था, ये रीजन था। चलिए जी, यहां पर भी डॉट टू डॉट बैठे। अब आ जाती है बारी एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स, क्या क्या बिजनेस मॉडल है देखें जरा इनका, समझते हैं। Established in 2008, 15-16 साल पुरानी कंपनी। एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर लिमिटेड इज अ कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कंपनी प्राइमरीली एंगेज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स भी हो गई, ब्रिजेस भी हो गया, टनल भी हो गया, स्लोप स्टेबलाइजेशन वर्क्स एंड अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज इन द यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख की तरफ ये काम करते हैं, किस चीज का, रोड्स बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं, टनल्स वगैरह बनाते हैं, और इधर की तरफ तो काफी टनल्स बनी भी है अभी। चलिए जी नेक्स्ट। The company operates as a EPC contractors and on a unit price basis for infrastructure project and subcontract infrastructure। ठीक है, क्या क्या है, रोड प्रोजेक्ट्स ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, यहां से स्टार्ट करते हैं। रोड प्रोजेक्ट्स ये ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया, और उसके बाद आ गया आपका क्या, उसके बाद आ गया टनल प्रोजेक्ट, फिर उसके बाद आ गया स्लोप स्टेबलाइजेशन, अदर मिसलेनियस वर्क्स कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड ही। ठीक है, क्या क्या काम करा इन्होंने वो भी देखें जरा एक बार इनकी। As of March 2024, the company has completed 37 infrastructure construction projects. ये complete हो चुके with a total contract value of this 770 crores. ये 770 lakhs में लिखा है, तो ये हो गया 770 करोड़ की वैल्यू का, इंक्लूडिंग 31 रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, 3 टनल, 1 स्लोप स्टेबलाइजेशन और बाकी 2 मिसलेनियस वर्क्स। आउट ऑफ द 37, 29 इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट्स वर रेंटेड बाय द कंपनी इंडिपेंडेंटली लिख दिया। ठीक है, जॉइंट वेंचर में भी काम करते हैं। तो अभी तक तो जिस हिसाब से वैल्यू है वो हिसाब से तो काम अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो ये तो डेफिनेटली, अब यहाँ पे मतलब एक अच्छी बात एक बुरी बात है। अच्छी बात ये है गवर्नमेंट का है, बुरी बात ये है गवर्नमेंट का है। अच्छी बात कैसे और बुरी बात कैसे वो समझते हैं। नंबर 1, गवर्नमेंट का है तो जो ऑर्डर बुक है वो अच्छी भरी रहेगी, बट बुरी बात यह है कि यहां पर आप मार्जिन, गवर्नमेंट टेंडर्स जब फिल करते हो तो ज्यादा मार्जिन नहीं मांग सकते, क्योंकि बाकी लोग भी तो टेंडर भरेंगे। आप बोल रहे हो कि भैया मैं काम करूंगा 10,000 करोड़ में, दूसरा बंदा आके बोल दे कि मैं 9500 करोड़ में कर दूंगा, तीसरा बंदा बोल दे 9400 में करूंगा, तो भैया 9400 वाले को कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा। ये यहां पर एक ट्रबल आएगा ही आएगा। चलिए जी, इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं एक बार। प्राइस बैंड, इंपॉर्टेंट डेट्स,
तो जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अब इन्होंने कहा हम आईपीओ ले आएंगे 26 तारीख से 28 तारीख, 3 डेज हो गया। अलॉटमेंट आएगी 1 तारीख को, या तो अलॉटमेंट मिलेगी या अप्रैल फूल मिलेगा, जोक्स अपार्ट। इनिशियल ऑफ रिफंड्स 2 तारीख को आएगा, फिर शेयर्स भी 2 तारीख को आएंगे, 3 अप्रैल को यहां पर इनकी लिस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, आते हैं जरा प्राइस बैंड पे, क्या प्राइस बैंड पे लाए हो। फेस वैल्यू 10 रुपए, प्राइस बैंड 200 से 210, हमें अप्लाई करना है 210 पे, या तो मैन्युअली टाइप करो 210, या यहां पर बॉक्स में टिक मार दो। 70 शेयर्स हो गए यहां पर कंपनी के एक लॉट में। ठीक है, तो कंपनी कितना पैसा रेज करना चाह रही है? कंपनी कह रही है हमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 130 करोड़ चाहिए। रियली सिर्फ 130 करोड़? ठीक है, और 100% फ्रेश इशू है, बहुत ही छोटा आईपीओ है। यहां पर कोई कोई कंपनी 190 करोड़ उठा रही है एसएमई बोर्ड में जाकर, और आप कह रहे हो मैं मेन बोर्ड में 130 करूंगा। मैसिव रिस्पेक्ट। तो यहां पर 100% फ्रेश इशू है, यानी कि सारा का सारा पैसा किसके पास जाएगा? कंपनी के पास जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जी। QIB यानी म्यूचुअल फंड्स वालों को देंगे मैक्सिमम 50%, रिटेल वालों को 35%, HNI वालों को 15% के आसपास। ठीक है, अगर लगाएंगे तो ट्राई करेंगे इसमें, वो तो एंड में पता चलेगा फाइनेंशियल्स और इंपॉर्टेंट की पैसा किस लिए उठा रहे हैं। एक लॉट हो गया यहां पर रिटेल वालों के पास 14,700 का, मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हो अगर रिटेल में जाओगे। HNI कैटेगरी में जाओगे तो 14 लॉट्स यानी 2 लाख से ऊपर एप्लीकेशन, और बिग HNI कैटेगरी में जाओगे तो 69 लॉट्स यानी 10 लाख के ऊपर आपकी एप्लीकेशन होनी चाहिए। आते हैं जी फाइनेंशियल्स पे, देखिए कितना काम करा है, कितना कमा रहे हैं, कितना गवा रहे हैं। तो रुपीज इन CR, फुल ईयर और दिसंबर, ये हाफ ईयर नहीं है, 3 क्वार्टर है, तो हम लोग डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे इक्विवेलेंट बनाने के लिए। स्टार्ट करें जरा। एसेट्स 112 करोड़ के, माइनर से जंप आया 120 करोड़, 137 करोड़, 168 करोड़। बहुत छोटा सा एक बैलेंस शीट अभी दिखाई दे रहा है, ज्यादा ग्रोथ तो नहीं दिखाई दी। रेवेन्यू की बात करें 160 करोड़, 265 करोड़, ये अच्छी ग्रोथ है। 300 करोड़, ये और अच्छी ग्रोथ है। 242 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, तो ये अराउंड 320 करोड़ के आसपास हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें जरा, और मार्जिन भी कैलकुलेट करेंगे अब की बार, तो यहां पर डिस्कशन करें। 8 करोड़ का प्रॉफिट यानी कितना? 160 यानी 5% के आसपास मार्जिन हुआ। 216 पे 17 करोड़ का आ रहा है, यानी कम से कम समवट अराउंड बोलूंगा 6% के आसपास मार्जिन हो गया। प्रॉपर 6 नहीं है, हाँ 6, 6.5, 7% ले लेते हैं, चलो 7% मार्जिन हो गया। 300 करोड़ पे 18%, वापस से 6% मार्जिन हो गया। अब 242 पे 21, ये हो गया 9, नॉट फुल 8.9 समथिंग, 9% के आसपास मार्जिन हो गया। बट फुल ईयर का प्रॉफिट देखे 8 करोड़ डबल हुआ 17, यहां पर ज्यादा ग्रोथ नहीं दिखाई दी। रेवेन्यू में भी प्रॉफिट में भी 1 करोड़ बढ़ा। 21 करोड़ डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो ये समवट अराउंड 25 करोड़ के आसपास, 27-28 करोड़ के आसपास पहुंच गया। 28 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है 18 करोड़ से, ठीक है, फेयर इनफ। रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स, ये 2 कॉलम भी इंपॉर्टेंट है। 25 करोड़, 42, 46, 67, यहां पर समझ आ रहा है कि ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास हो गया, 2.5 टाइम्स। 31, 47, 42, ये माइनस हुआ, ये अच्छी बात है। 5 करोड़ का डेट रिड्यूस करके थोड़ा बहुत तो कुछ बचाया आपने। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करी जाए। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, डेट टू इक्विटी 0.5 समझ आता है। रिटर्न ऑन 25 समझ आता है थोड़ा सा क्योंकि डेट है। पैट मार्जिन 9% जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। प्राइस टू बुक वैल्यू 4 टाइम्स, ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है पर थोड़ा सा कम हो सकता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैसा किस लिए उठा रहे हो वो बताओ, क्योंकि आपके तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। फंडिंग केपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, और मशीन खरीदनी है उसके लिए पैसा चाहिए। रीपेमेंट करनी है किसकी? आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स वगैरह की। फिर फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर, अब नया है इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट्स वगैरह। ठीक है जी, आ जाते हैं जरा कंपनी के हिसाब किताब पर। कितना पैसा इन्होंने मांगा था, प्राइस बैंड क्या था, याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, और 210 रुपए है। 210 रुपीज पर शेयर के हिसाब से हो गया। 130 करोड़ रुपए रेस करना चाह रहे हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन और आउटस्टैंडिंग लिस्टिंग गेन्स कितना हो सकता है? नंबर 1, मार्जिन्स बढ़ाते जा रहे हैं, 6%, 7%, 9% पे आ गए, बहुत ही अच्छी बात है। रेवेन्यू भी स्लोली एंड स्टडी बढ़ता जा रहा है। जैसा अभी मैं लास्ट टाइम 1-2 साल पहले लद्दाख गया था, जिस हिसाब से वहां पे कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है और जिस हिसाब से पहाड़ों वगैरह को स्टेबलाइज वगैरह किया जा रहा है, तो डेफिनेटली, और पता है मेन बात क्या, टूरिस्ट भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है लोग नहीं जा रहे, लोग अपनी गाड़ी वगैरह से जाते हैं, वो भी सबसे बेस्ट पार्ट नजर आ रहा है। अब आते हैं मेन बात पे। डेफिनेटली सेक्टर अच्छा है, 130 करोड़ रुपए उठा रहे हैं, ज्यादा बड़ा अमाउंट तो नहीं है, ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। प्रॉफिट मार्जिन
मार्जिन कम ही रहेंगे, जो हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करी जाए तो यहां पर 130 करोड़ रुपए के हिसाब से समवट अराउंड 30 टाइम्स प्लस ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ पे एक ही आईपीओ ओपन है, बाकी सब एसएमई आईपीओ की तरफ जा रहा है। लिस्टिंग गेन की तरफ आते हैं। 210 रुपए पर शेयर के हिसाब से डेफिनेटली थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा। क्यों? 4 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पर लेकर आ रहे हो, 4 टाइम्स के हिसाब से एसेट्स में ज्यादा उतनी ग्रोथ नहीं दिखाई दी है, रेवेन्यू में भी थोड़ी ग्रोथ दिखाई दी है, पैट मार्जिन अच्छे हैं, बोरिंग्स रिड्यूस करी है, वो अच्छा है। मैं यहां पर समवट अराउंड 15 टू 30% के आसपास लिस्टिंग गेन देख रहा हूं। यह अपर बैंड थोड़ा ज्यादा हो गया, 15 से 30% बनेगा, 10% के आसपास, 12-15% के आसपास लिस्टिंग गेन बन सकता है। मैं डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं एसआरएम कॉन्ट्रैक्टर्स आईपीओ को। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।